ब्रजेश निर्मला के पास आकर बोला, निर्मला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ब्रजेश को देखकर निर्मला को पुराने दिनों की याद आ गई और वह खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ कहिए ना, क्या बात करनी है आपको। ब्रजेश बोला, देखो निर्मला, मैं तुमसे एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी उठाऊँगा। इससे ज़्यादा तुम मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। इतने दिनों का साथ था हमारा, तो मैं समझता हूँ कि तुम आज भी वहीं खड़ी हो, लेकिन मैं झूठ बोलकर तुम्हें किसी वहम में नहीं रखना चाहता। इसलिए तुम जान लो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, पहले भी नहीं था, बस यूं ही जी रहा था। सच पूछो तो प्यार का सही अर्थ नैना से जाना है मैंने। जो कुछ भी इन दिनों मैं नैना के लिए महसूस कर रहा हूँ, वैसा मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं महसूस किया। नैना ने मुझे उम्र के इस मोड़ पर प्यार का मतलब समझाया। उसके साथ रहकर मैंने जीना सीखा है और जाना है कि प्यार क्या होता है। तुम्हें यह लगता है निर्मला कि अगर नैना शरद के साथ चली जाती तो मैं तुम्हारे करीब आ जाता, तो मैं तुम्हारी इसी गलतफहमी को दूर करने आया हूँ। एक बात ध्यान से सुन लो निर्मला और समझ लो, अगर नैना शरद के साथ वापस चली भी जाती तो भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आता। उसके जाने के बाद तो मैं सारी दुनिया से दूर हो जाता, पता नहीं जिंदा भी रह पाता कि नहीं। इसलिए तुम अपने मन में किसी भी आए ख्याल को बाहर निकाल दो और नैना को उसके लिए सजा मत दो। वह तुमसे बहुत प्यार करती है। आज मैंने सुना तुम उससे किस तरह बात कर रही थी। निर्मला गुस्से में बोली, अच्छा तो उसने भेजा है आपको मेरे पास अपनी वकालत करने के लिए। उसके आने से एक झटके में मैं अपने कमरे से अलग हो गई, आपसे अलग हो गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। आज मैं जरा सा नाराज़ क्या हुई, वो आपसे मेरी शिकायत कर बैठी। ब्रजेश बोला, नहीं निर्मला, ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने अभी अभी कहा ना तुम्हें कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। अरे वह तो मुझे यहाँ आने से मना कर रही थी। उसने तो मुझसे यहाँ तक कहा कि तुम्हें थोड़ा वक्त दिया जाए, तब तुम खुद ही सारी बात समझ जाओगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें साफ तौर पर बता दूं कि मैं नैना से, सिर्फ नैना से प्यार करता हूँ। निर्मला आंखों में आंसू भरकर बोली, देख रही हूँ चंद दिनों का रिश्ता सालों के रिश्ते पर भारी पड़ गया। आप तो नैना के सहारे जी लेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, सोचा है कभी? आज तो आपने आकर फरमान सुना दिया कि आप नैना से प्यार करते हैं, लेकिन मेरा क्या है? मैं इतने सालों आपके साथ रही, उसका कोई मतलब नहीं। नैना ही आपके लिए सब कुछ हो गई। वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन लगी, कभी सौतन नहीं लगी, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी सौतन है। ब्रजेश बोला, निर्मला तुम नैना को गलत समझ रही हो। निर्मला बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं अब उसे सही समझ रही हूँ। ब्रजेश बोला, इस वक्त तुम्हें समझाना बेकार है। तुम्हें इस बात में नैना की गलती ही नज़र आएगी। उसने ठीक कहा था कि इस वक्त बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुमसे सारी बातें साफ कर दी। मेरी परवाह को मेरा प्यार समझने की गलती मत करना। इतना कहकर ब्रजेश वहाँ से चला गया। ब्रजेश के जाने के बाद निर्मला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ब्रजेश के मुंह से उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वह नैना से प्यार करता है। इसलिए कहा गया है, औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना पति कभी नहीं बांट सकती। कभी ऐसी नौबत आती भी है तो सिर्फ मजबूरी ही उसका कारण होती है, जैसे निर्मला के जीवन में आई। ब्रजेश के कमरे में आने के बाद नैना ने कहा, आपने क्या कहा दीदी से? कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला है ना? ब्रजेश बोला, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं ज़रूर निभाऊंगा। नैना परेशान होती हुई बोली, क्यों कहा आपने यह सब? मैंने मना किया था ना। आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन पर क्या बीत रही होगी। वो बहुत परेशान होंगी। आपको यह सब नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा था ना आपसे,
उन्हें थोड़ा वक्त देने को, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं देख कर आती हूँ। उन्हें कहकर नैना तेजी से दौड़कर निर्मला के कमरे तक आई। निर्मला की सिसकियों की आवाज़ कमरे के बाहर तक आ रही थी। नैना की आंखों में आंसू बहने लगे। वो उसके पास गई और कंधे पर अपना हाथ रखकर कहने लगी। जैसे ही नैना ने निर्मला के कंधे पर हाथ रखा तो निर्मला ने झटके से पहले उसका हाथ हटा दिया और उसके बोलने से पहले ही गुस्से में बोली, अब यहाँ तमाशा देखने आई हो? पहले तो आग लगाती हो और फिर बुझाने का नाटक करती हो। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नैना रोती रही और बोली, दीदी ऐसा मत कहिए। घर में अगर मुझे सबसे ज़्यादा लगाव किसी से है तो वो बस आप हैं। आप ही ने तो मुझे इस घर में सहारा दिया, मेरे दुख के वक्त मेरा साथ निभाया। आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए दीदी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। निर्मला गुस्से में चिल्लाकर बोली, बंद करो अपनी यह बकवास। अब तक तुम्हारा नाटक चलता रहा, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। अब मुझ पर तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला। जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। फिर अचानक हाथ जोड़ती हुई बोली, अरे मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कह दिया, माफ़ कर देना। क्योंकि पता नहीं अगर इन बातों का जिक्र कहीं तुमने जाकर अपने पति ब्रजेश से कर दिया तो वो तो मुझे इस कमरे से भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब तो उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुम ही मायने रखती हो। नैना रोती हुई बोली, दीदी ऐसा मत कहिए, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं सपने में भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। आप माने या ना माने, लेकिन आपको मेरी जो बड़ी बहन जैसी हैं। मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन माना है। अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ़ हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मुझे मारिए डांटिए, लेकिन दीदी मुझसे ऐसा व्यवहार मत कीजिए। निर्मला गुस्से में बोली, खबरदार, जो मेरे करीब आने की कोशिश की तुमने, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। कहकर निर्मला ने पास में रखे फूलदान को नैना को दे मारा। फूलदान से बचने के चक्कर में नैना का पैर फिसल गया और वह बहुत तेजी से दीवार से टकरा गई। फूलदान से तो वह बच नहीं पाई, फिर भी फूलदान उसके पैर से जा टकराया और दीवार से तेजी से टकराने के कारण उसका सर फट गया। उसके सिर से खून निकलने लगा और नैना वहीं बेहोश होकर गिर गई। नैना की चीख की आवाज़ सुनकर रामू और ब्रजेश दौड़कर आए। पीछे से ब्रजेश की माँ भी आई। ब्रजेश ने जब नैना को बेहोश पड़ा पाया तो गुस्से में निर्मला की ओर देखकर बोला, कैसे हुआ यह सब? यह फूलदान यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ निर्मला, मुझे सच सच बताओ, यह सब तुमने क्या किया? निर्मला के हाथ पैर ठंडे होने लगे। ब्रजेश के गुस्से से वह अच्छी तरह परिचित थी और जिस तरह नैना के लिए वो अपना प्यार अभी अभी जता कर गया था, उससे निर्मला को काफ़ी डर लगने लगा। निर्मला डरते डरते बोली, मैंने तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, वो हकला रही थी। तभी जो रामू बोला, भैया अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, यह सब बातें बाद में होंगी। अभी जल्दी से नैना भाभी को लेकर हॉस्पिटल चलिए, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ब्रजेश घबरा कर बोला, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो रामू। ब्रजेश नैना की हालत देखकर रोने लग गया। उसके हाथों को पकड़कर बोला, नैना तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर निर्मला की ओर देखकर बोला, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और इस बार तुम बीच में नहीं आओगी, किसी की तरफदारी नहीं करोगी, दूसरों के लिए खुद की जान खतरे में नहीं डालोगी। यहाँ तुम्हारी कदर करने वाला कोई नहीं है, सब तुम्हें ही गलत समझते हैं। अब ब्रजेश की माँ बोली, अरे इधर उधर भागती फिरेगी तो क्या होगा? तो बेकार में गुस्सा कर रहा है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जा। ब्रजेश और रामू नैना को लेकर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत नैना को भर्ती कर लिया और बोले, इनका बहुत खून बह चुका है, जरा भी और देर हो जाती तो संभालना मुश्किल हो जाता। आप लोग इंतजार कीजिए, हम इलाज कर रहे हैं। ब्रजेश डॉक्टर की बात सुनकर बहुत घबरा गया। वो रोते हुए रामू से बोला, रामू तेरी भाभी ठीक तो हो जाएगी ना? रामू भी नम आँखों से बोला, हाँ भैया भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, भाभी इतनी अच्छी हैं, भगवान उन्हें कुछ होने ही नहीं देंगे। अच्छा हुआ ना
जो हम लोग जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल चलाए, वरना आप तो निर्मला भाभी को डांटने पर ही लगे थे। ब्रजेश उदास स्वर में बोला, हाँ रामू, तूने ऐन वक्त पर मुझे याद दिलाया कि हॉस्पिटल जाना कितना जरूरी है। क्या करूं, नैना की हालत देखकर मैं आपे से बाहर हो गया था। मुझे पूरा विश्वास है निर्मला ने ही कुछ किया होगा। रामू बोला, नहीं भैया, निर्मला भाभी हो सकता है नैना भाभी से किसी बात पर नाराज हो, लेकिन उनका नुकसान वो कभी नहीं कर सकती। ब्रजेश बोला, तू नहीं जानता रामू, इंसान के अंदर अगर ईर्ष्या जलन ने घर कर लिया हो तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। उधर नैना के हॉस्पिटल जाने के बाद जो ब्रजेश की मां निर्मला के पास आई और बोली, क्या हुआ था, यह सब तूने किया है? निर्मला डर के मारे खामोश खड़ी रही, कुछ बोलने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। अब निर्मला की सास कहने लगी, मुझे पूरा विश्वास है यह सब तेरा ही किया धरा है निर्मला। अरे अगर मारना ही था तो ऐसे मारती कि हमेशा के लिए दुनिया से चली जाती। निर्मला अब तक डर के मारे खामोश थी। अपनी सास की बातें सुनकर अचानक हैरानी से बोल पड़ी, क्या आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? अब उसकी सास कहने लगी, निर्मला की देव बिल्कुल सही कह रही हूँ निर्मला, सच पूछा तो मुझे नैना अब फूटी आँख नहीं सुहाती। मेरे बेटे को बिल्कुल मुट्ठी में कर लिया है उसने। जो बेटा कभी मुझसे जुबान नहीं लड़ाता था, आज उसकी वजह से मुझसे जुबान लड़ाने लगा है। पहले मैं बहुओं को कुछ भी बोलती थी तो वह बीच में नहीं बोलता था, लेकिन अब तो मेरी एक बात बोलने पर भी मुझे ही समझाने लगता है। यही हाल रहा तो बहुत जल्दी मैं और तू इस घर से बाहर होंगे। वह नैना जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी। वैसे भी अब उसकी ज़रूरत ही क्या है, उसकी शादी हुई थी बच्चा पैदा करने के लिए। अगर ब्रजेश में कमी होगी तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। उस पर से वह मेरे बेटे को अपना इलाज कराने को कह रही है। पूरे समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी इसकी जरा भी परवाह नहीं है उसे, बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है। मुझे तो शक है दिल्ली में भी यह लोग इलाज के लिए गए होंगे। तो ही सोच, किसी को जरा सी भी भनक लग गई इस बात की तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सब हमारे बेटे को नपुंसक बोलेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह कोई बात सुनती कहाँ है। 1000 बार समझाया है, अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तू माँ बनने वाली है ना, और इस बच्चे का पिता तो समाज के सामने ब्रजेश ही होगा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा तो इसी घर का है, हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि समाज के सामने, परिवार के सामने तुझे ही बांझ बता देंगे, तो निर्मला से बहुत प्यार करती है, उसके बच्चे को अपना बच्चा मान कर रह लेना, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं मानी। मुझे तो 100% विश्वास है कि दिल्ली में यह जरूर ब्रजेश का इलाज करवाने गई होगी। इसे क्या पता कि इलाज करवाने से बच्चा पैदा नहीं होते, बल्कि सिर्फ बदनामी होती है। बात औरतों की होती तो अलग होती, लेकिन पुरुष अपना इलाज करवाने जाएं, यह तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुझे भी सिर्फ ऊपरी मन से दीदी दीदी कहती रहती है निर्मला, तुझसे भी कोई लेना देना नहीं है उसे। अगर होता तो तेरे बच्चे को अपना मान नहीं लेती। मैं भी यही चाहती हूँ, अब इस जंजाल से हमें छुटकारा मिल जाए बहू, फिर हम पहले की तरह रहें। तू ब्रजेश के साथ रहे और मैं इस घर पर राज करूँ। निर्मला को खामोश देखकर उसकी सास ने कहा, तुझे क्या हो गया है, मैं गलत कह रही हूँ क्या? देख, अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तेरा अधिकार दिलवाऊंगी और हम दोनों मिलकर नैना को इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। तेरा बच्चा ही इस घर का इकलौता वारिस होगा, सारी धन संपत्ति उसी की होगी। तू चुप क्यों है निर्मला, जवाब दे, क्या तू मेरा साथ देगी या नहीं? देख, इसमें तेरा भी भला है और मेरा भी। एक बार फिर तू ब्रजेश के करीब होगी, तुझे उसका प्यार मिलेगा। आखिर तू भी एक औरत है, इस तरह अकेली कैसे जिंदगी काटेगी? निर्मला की सास जब निर्मला से कहने लगी कि मैं और तू नैना को इस घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं तुझे तेरा अधिकार दिलवा दूंगी। लेकिन निर्मला ने कहा, माँ जी, मैं तो आपका साथ दूंगी, क्योंकि जब से ब्रजेश जी ने आकर मुझसे कहा है वो नैना से प्यार करते हैं, तब से पता नहीं क्यों मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जब तक उनका व्यवहार नैना के प्रति अच्छा नहीं था, तब तक तो मैं नैना के लिए दुखी रहती थी, लेकिन आज जब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है तो मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि जिसके साथ मैंने इतने
वर्ष बिताया, अपना जीवन बिताया, उसे अपना देवता माना। आज वह आकर मुझसे कह रहा है कि वह मुझे नहीं किसी और से प्यार करता है। तब निर्मला की सास कहने लगी, सच कहा गया है बहू कि इंसान दूसरों के दुख में दुखी तो हो जाता है, लेकिन दूसरों की खुशी देखकर उसे खुशी नहीं मिलती। यह तो दुनिया की रीत है, अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं तेरी बातों से सुनकर जो बहुत खुश हूँ, क्योंकि नैना को इस घर से बाहर निकालने में अब तू मेरा साथ देगी। निर्मला बोली, वो तो ठीक है माँ जी, अगर नैना ने ब्रजेश जी को सब कुछ सच सच बता दिया तब क्या होगा। मुझे तो लगता है कि सच जानने के बाद क्या नैना को मैं घर से बाहर निकाल पाऊंगी? ब्रजेश जी मुझे ही घर से नहीं निकाल देंगे। तब नैना की सास कहने लगी, तो फिक्र मत कर निर्मला, वह सब मैं संभाल लूँगी। वैसे नैना ब्रजेश की नज़रों में अच्छी बनना चाहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो तेरे बारे में कुछ भी बोलेगी। निर्मला बोली, देखते हैं माँ जी क्या होता है। क्या कहती है नैना, यह तो बाद में ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए। अगर हम लोग नहीं गए तो ब्रजेश जी को लगेगा यह सब मैंने ही किया है, और वहाँ जाकर हमें पता भी लग जाएगा नैना ने कुछ कहा या नहीं। उधर हॉस्पिटल में कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर ब्रजेश से कहा कि देखिए, नैना की हालत अब ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप उससे जाकर मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उससे किसी प्रकार के तनाव की बात मत कीजिएगा। ब्रजेश रामू से बोला, रामू मैं नैना से मिलकर आता हूँ। रामू बोला, हाँ भैया, पहले आप जाकर भाभी से मिल लीजिए, उसके बाद मैं आऊँगा, तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। ब्रजेश के जाने के कुछ देर बाद ही ब्रजेश की माँ और निर्मला हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही ब्रजेश की माँ को पता चला कि ब्रजेश नैना से मिलने अभी अभी कमरे में गया है, तो वो दोनों कमरे की तरफ तेजी से चली गईं। इधर ब्रजेश नैना के पास आकर उसे चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। नैना को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। नैना ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। ब्रजेश बोला, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ नैना, मुझे तुमसे इस तरह देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं बातें। अभी डॉक्टर ने तुम्हें किसी भी प्रकार का तनाव लेने से मना किया है, इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन बाद में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है। जो भी तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी ब्रजेश की माँ कमरे के अंदर आकर बोल पड़ी, अरे घर में कौन करेगा इसके साथ, तू भी कैसी बातें करता है ब्रजेश, अभी वह बीमार है, उसे आराम की ज़रूरत है। फालतू की बातें करके मेरी बहू को परेशान मत कर। अपनी सास की बातों में निर्मला ने भी सहमति जताई और बोली, हाँ नैना के साथ ऐसा कौन करेगा। मुझे पता है आपको मुझ पर शक हो रहा है, लेकिन मैं नैना से नाराज हो सकती हूँ, पर जानबूझकर उसका बुरा नहीं कर सकती। आपको ना सही, पर नैना को तो मुझ पर जरूर भरोसा होगा कि मैं जानबूझकर कभी भी उसका अहित नहीं करूँगी। कहकर उसने नैना की ओर देखा तो नैना ने मुस्कुरा दिया और सहमति में सिर हिलाने की कोशिश की। अब ब्रजेश की माँ और निर्मला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थीं कि नैना की मुस्कुराहट ने बता दिया कि अब ब्रजेश को निर्मला की सच्चाई नहीं बताएगी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल से घर आ गईं। अब जो निर्मला की सास ने निर्मला से कहा, देख निर्मला, नैना को देखकर साफ साफ पता चल रहा था, उसने अभी तक तो कुछ नहीं कहा और आगे नहीं कहेगी। अब उसके घर आने पर तो उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करना, उसे जरा भी भनक नहीं लगने देना कि तो उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती है। निर्मला बोली, जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। 2 दिनों के बाद नैना हॉस्पिटल से घर आ गई। उसके घर आने पर निर्मला ने उसकी काफ़ी देखरेख की, जिससे नैना बहुत खुश हो गई। उसने निर्मला का हाथ पकड़कर कहा, दीदी आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे अपना लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कभी रूखा व्यवहार मत कीजिएगा। दीदी मेरी ज़िंदगी में आप बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नैना। और निर्मला की सास जो निर्मला से कहने लगी, निर्मला तूने कुछ सोचा है नैना का क्या करना है, कैसे उसे घर से बाहर निकालना है। निर्मला बोली, माँ जी उसे घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। पहले की बात और थी,
और अब की बात और है। अब ब्रजेश जी उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ होते हैं। आप उसे किस बात पर घर से बाहर निकालेंगी? आप उसे जब भी गलत साबित करने जाएंगी, ब्रजेश जी उसका साथ देने आ जाएंगे। तब नैना की सास बोली, तो फिर क्या करेंगे? देख, कुछ तो सोचना पड़ेगा, वह भी जल्दी से जल्दी। अगर हमने देर कर दी तब यह काम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। निर्मला बोली, आप ही सोचिए माँ जी, मुझे इन सब बातों की समझ नहीं है। अब निर्मला की सास कहने लगी, अच्छा सोचती हूँ मैं ही कुछ, तुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, मन में एक विचार आया निर्मला, अगर यह काम कर गया तब नैना पक्का इस घर से जाएगी, उसका जाना बिल्कुल तय है। फिर ब्रजेश की माँ कहने लगी कि देखो निर्मला, नैना को घर से बाहर निकालने की मेरे पास एक योजना है। निर्मला बोली, कैसी योजना माँ जी? तब निर्मला की सास बोली, क्यों ना हम उसे चरित्रहीन साबित कर दें। मतलब हम अपनी योजना में संजय को शामिल कर लेंगे और उसके साथ उसका संबंध बताकर उसे ब्रजेश के हाथों ही घर से बाहर निकलवा देंगे। निर्मला हंसती हुई बोली, अच्छा तो यह योजना है आपकी? मुझे तो लगा था कि कोई बहुत बड़ी योजना की है आपने। तब निर्मला की सास बोली, तू हंस रही है? शक की ताकत तू नहीं जानती। शक की बदौलत इस दुनिया में ना जाने कितने रिश्ते हाशिए पर रहते हैं, कितने घर बर्बाद होते हैं, कितने रिश्ते टूट जाते हैं। किसी शादीशुदा पुरुष को अगर यह विश्वास हो जाए कि उसकी पत्नी का संबंध किसी और से है, तब यह बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। भले ही स्वयं वह पत्नी के अलावा कितने भी संबंध रखता हो, लेकिन पत्नी तो उसे पतिव्रता ही चाहिए होती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसे घर से बाहर निकालने का। अब चोरी का इल्जाम लगाकर या कोई और इल्जाम लगाकर हम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ब्रजेश कोई नौजवान लड़का नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठे। उसके अंदर इतनी परिपक्वता तो है ही कि वह सही और गलत का फर्क अच्छे से समझ जाए। बस यही एक रास्ता है जिसे सुनकर वह आपे से बाहर हो सकता है, क्योंकि अपनी पत्नी की चरित्रहीनता पुरुष किसी भी उम्र में बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कितने भी परिपक्व क्यों ना हो, और इस बात को कभी भी वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तू है कि इस तरह हंस रही है मेरी योजना पर? अरे यह बिल्कुल सटीक योजना है। निर्मला बोली, माँ जी मैं आपकी योजना पर नहीं हंस रही, इस बात पर हंस रही हूँ जिस योजना की आप बात कर रही हैं वह योजना यहाँ सफल नहीं हो सकती, क्योंकि नैना को दिल्ली में उसका पुराना प्रेमी मिला था। वह उसे अपने साथ ले जाने को भी तैयार था, लेकिन नैना ने उसे ना चुनकर ब्रजेश जी को चुना, और ब्रजेश जी इस बात को जानते हैं, इसलिए आप उसे चरित्रहीन साबित कर ही नहीं सकते। अब ब्रजेश की माँ हैरान होकर बोली, क्या ऐसी बात है? अब क्या करें? अब तो और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर कुछ देर सोचने के बाद ब्रजेश की माँ बोली, निर्मला अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है उसे यहाँ से हटाने का। निर्मला बोली, वह क्या माँ जी? तब उसकी सास बोली, उसकी मौत। निर्मला बोली, यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा कदम हम नहीं उठा सकते। तब निर्मला की सास बोली, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है निर्मला? अगर तेरे पास कुछ है तो बता। निर्मला बोली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है माँ जी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम कोई भी रास्ता अपना लें। तब ब्रजेश की माँ बोली, ठीक है तो रहने देते हैं, तो जिंदगी भर अकेली रहना, हम दोनों नैना की गुलामी करेंगे। आगे चलकर तेरे बच्चे को भी नैना अपने हाथों में ले लेगी तो तेरा और मेरा क्या होगा? मैं तो परलोक सिधार जाऊंगी, फिर भी तू अपने बारे में सोच। कहकर निर्मला की सास वहां से जाने लगी। तभी निर्मला ने आवाज देकर कहा, माँ जी लेकिन यह सब होगा कैसे? अगर किसी को पता लग गया तो हमारा क्या होगा? अब ब्रजेश की माँ मुस्कुराती हुई पलटकर बोली, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उन सब की चिंता तू मत कर, मैं संभाल लूंगी। मैं बस जैसा कहती हूँ वैसा करती जा। अगले दिन निर्मला नैना की कहने लगी, नैना मेरा मन आज घर में बिल्कुल नहीं लग रहा, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। नैना कहने लगी, बात तो आपकी सही है दीदी, मैं भी बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन हम घूमने जाएंगे कहाँ? निर्मला बोली, तो उसकी चिंता मत कर, मुझे पूरा शहर देखा हुआ है मेरा, तुम बस तैयार होकर जल्दी चलो। तभी ब्रजेश आकर बोला, कहाँ जाने की बात हो रही है? नैना बोली, वो दीदी कह रही हैं कि क्यों ना हम कहीं घूमने चलें, तो मैंने भी हामी भर दी, मैं भी घूमना चाहती हूँ। ब्रजेश बोला, अच्छा
तुम्हें घूमना है चलो फिर मैं भी घूमता हूँ तुम लोगों को लेकर और अच्छे से घुमा कर लाऊंगा। निर्मला बोली नहीं नहीं, आप कहाँ जाएंगे, आप अपना काम कीजिए, हम दोनों बहनें बस थोड़ी देर में घूम कर वापस आ जाएंगे। नैना बोली हाँ, आप क्यों आएंगे हमारे साथ, आज सिर्फ हम दोनों ही घूमने जाएंगे, आज किसी को हमारे साथ जाने की इजाज़त नहीं है। ब्रजेश मुस्कुराता हुआ बोला अच्छा, तो आप मुझे भी इजाज़त नहीं देंगी आने की, आज तो बहनों के आगे जो आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। नैना तू तो बहन वाली बन गई है, बहन के आगे पति नज़र नहीं आ रहा। नैना भी मुस्कुराते हुए बोली जी बिल्कुल, आज सिर्फ मैं और मेरी दीदी कुछ देर एक साथ रहेंगे, उसके बाद तो फिर मैं आपके साथ ही हूँ। ब्रजेश बोला हाँ वह तो है, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम्हें अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा, अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। नैना बोली अरे इसमें घबराने की क्या बात है, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही तो जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़े ही ना जा रही हूँ। ब्रजेश उसके होठों पर उंगली रखता हुआ बोला खबरदार नैना, जो कभी ऐसी बात की आज के बाद कभी ऐसा मत कहना। नैना हंसती हुई बोली आप बिना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। ब्रजेश गंभीर होकर बोला मजाक में भी कभी ऐसा मत कहना नैना। निर्मला को ब्रजेश का नैना की इतनी फिक्र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह वहाँ से जाते हुए बोली मैं जा रही हूँ नैना, तुम नीचे आ जाना। नैना बोली हाँ दीदी मैं बस अभी आती हूँ। फिर ब्रजेश की ओर देखकर बोली अब आप ऑफिस जाइए, मेरी फिक्र करना छोड़िए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ब्रजेश बोला ठीक है, नीचे गाड़ी और ड्राइवर हैं, तुम लोग गाड़ी से ही चली जाना। नैना निर्मला के इरादों से अनजान थी, उसके साथ वह बहुत खुश थी। निर्मला ने कहा नैना गाड़ी यहीं रहने देते हैं और आगे पैदल घूमने चलते हैं, क्योंकि मार्केट में गाड़ी कहाँ लेकर चलेंगे। नैना बोली हाँ दीदी ठीक है। वापस वह निर्मला का प्यार पाकर नैना आज बहुत खुश थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि निर्मला को यह प्यार सिर्फ एक दिखावा है और एक छलावा है। दोनों खरीदारी कर रहे थे और मनपसंद की चीज़ें खा रही थी। घूमते घूमते वे काफ़ी आगे निकल गईं। थोड़ी देर बाद जब दोनों सड़क पार कर रही थी तब निर्मला जानबूझकर वहीं रुक गई और नैना को ही आगे बढ़ने दिया। अचानक सामने से तेज स्पीड से आती हुई ट्रक उनसे जा टकराई। अचानक चीखने की आवाज़ सुनकर लोग दौड़ पड़े। जब ट्रक तेज स्पीड से आ रही थी तो नैना सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ी थी। तब नैना ने देखा कि ट्रक उसकी ओर आ रही है और अपनी ओर तेजी से आते हुए ट्रक को देखकर नैना ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। फिर उसे निर्मला का ध्यान आते ही झटके से जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा ट्रक उसके करीब आकर अचानक दूसरी ओर मुड़ गई। नैना दौड़कर निर्मला की तरफ गई और निर्मला को झटके से अपनी ओर खींचा, जिससे वह दोनों गिर पड़ी और ट्रक सामने जाकर एक पेड़ से टकरा गई। गिरने की वजह से निर्मला के पेट में दर्द होने लगा। नैना को भी हल्की चोटें आईं। नैना निर्मला को लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बोली डरने वाली कोई बात नहीं है, गिरने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, आप लोग घर जा सकते हैं। घर जाकर जो इन्हें आराम करने दीजिए, अगर दवाइयों के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो फिर आप मेरे पास आ सकते हैं। इधर जो ब्रजेश की माँ पूरे घर में चहलकदमी कर रही थी, उन्हें नैना की मौत की खबर का इंतजार था। मन ही मन वह बहुत खुश हो रही थी, आज नैना से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा और उनका बेटा एक बार फिर उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। इस घर पर भी उनकी हुकूमत चलेगी। लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा नैना निर्मला को सहारा देकर घर के अंदर ला रही है। घबराहट में वो नैना को देखकर बोल पड़ी, तू ठीक ठाक घर चली आई? नैना ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब माँ जी, मैं ठीक ठाक चली आई? क्यों, मुझे ठीक ठाक नहीं आना चाहिए था क्या? तभी निर्मला ने बात संभालते हुए कहा, अरे वो माँ जी को ट्रक ड्राइवर ने पहले ही आकर बता दिया होगा, ड्राइवर ने आकर के ट्रक से जो हमारा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो ऐसा पूछ रही हैं। फिर जो अपनी सास की तरफ देखती हुई बोली, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोनों ठीक हैं, मैं गिर पड़ी थी इसलिए मेरे पेट में दर्द हो गया, लेकिन अभी हम लोग डॉक्टर के पास से आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कुछ डरने वाली बात नहीं है। अब ब्रजेश की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह निर्मला से बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन नैना के सामने पूछ नहीं पा रही थी। इसलिए उन्होंने नैना से कहा कि नैना,
बहू जाकर चाय बना कर लेती आ। चाय पीने से पेट दर्द में आराम मिलेगा, कुछ कम हो जाएगा, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। नैना ने निर्मला को उसके कमरे तक छोड़ा और बोली, माँ जी आप दीदी के पास बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। नैना के जाने के बाद निर्मला देवी के पास जो उसकी सास बैठ गई और उसकी सास बोली, यह कैसे बच गई? तब निर्मला बोली, पता नहीं मुझे माँ जी, ट्रक तो उसी की ओर आ रहा था लेकिन अचानक मेरी तरफ मुड़ गया, शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया था। तभी संजय आकर बोला, दरअसल ट्रक ठीक ही चल रहा था लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, ट्रक में कुछ प्रॉब्लम आ गई और ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार बच गई तो क्या हुआ, अगली बार नहीं बचेगी। निर्मला बोली, नहीं अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं समझ चुकी हूँ, जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो हम ही उसमें गिरते हैं। थोड़ी देर के लिए माँ जी आपकी बातों को सुनकर मैं भटक गई थी, लेकिन अब मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी है। मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है कि मैं कितना नीचे गिर गई थी। नैना जो हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचती है, हमेशा मेरी तकलीफ को समझती है, आज मैं उसके साथ क्या करने जा रही थी। आज भी ऐन वक्त पर आकर उसने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने उसे बचा लिया, वरना हम सबके हाथों एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता। अब जो निर्मला की सास बोली, है तू क्या कह रही है निर्मला? तब निर्मला बोली, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी, अब बस रहने देते हैं, मेरी किस्मत में जो होना वो होगा, मैं इस बच्चे के सहारे जी लूँगी। अब ब्रजेश की माँ को सोचकर बोली, शायद तू सही कह रही है, मैं भी कहाँ अपने थोड़े दिनों के स्वार्थ के लिए इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। अब मेरी जिंदगी में कितने दिन बचे होंगे, अब अंतिम समय में मेरी मति बुद्धि मारी गई है, जो मैं इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। अभी तक तो मेरा बेटा नैना की मुट्ठी में था, लेकिन कम से कम मुझे प्यार तो करता था, लेकिन अगर सच्चाई का पता चल जाता तब तो वह मुझे नफरत करने लगता, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अभी तो भगवान ने हमें बचा लिया, एक मौका दिया है अपने आप को सुधारने का, तो अभी ही सुधर जाना सही होगा। संजय बोला, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, क्योंकि भगवान सुधरने का मौका हर बार नहीं देते। सच पूछिए तो मैं यह सब करना नहीं चाहता था, लेकिन आप सबके दबाव में आकर और पैसों के लालच में आकर मैंने यह किया। लेकिन अब अच्छा है, हम सबको बुद्धि आ गई है, इसलिए अब हम सब आराम से रहिए और मुझे भी रहने दीजिए। बस भगवान से इतनी प्रार्थना कीजिए कि सच्चाई का पता कभी किसी को ना लग पाए। तभी नैना चाय लेकर आ गई और बोली, किस बात का पता नहीं लगना चाहिए? तब निर्मला बोली, अरे हमारे एक्सीडेंट का ब्रजेश जी को पता नहीं लगना चाहिए। आज हम लोग बाल बाल बचे हैं, क्योंकि उन्हें अगर पता लग गया तो फिर वो बहुत परेशान हो जाएंगे और फालतू में जाकर ट्रक ड्राइवर को मारने पीटने लगेंगे। नैना बोली, हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, जब अब सब कुछ ठीक है तो फिर बताने की जरूरत क्या है, बेकार में वो परेशान हो जाएंगे। कुछ देर बाद संजय बोला, ठीक है आप लोग बातें कीजिए, मैं जाता हूँ। नैना बोली, माँ जी आज खाने में क्या क्या बनेगा? अब नैना की सास बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम अपनी दोनों बेटियों को प्यार से खिलाऊंगी। तुम दोनों ने मेरे हाथ का खाना कभी नहीं खाया ना, आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी। नैना बोली, नहीं माँ जी आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगी खाना, और फिर रामू भी तो है, हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। नैना की सास नैना का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाती हुई बोली, हमेशा दूसरों की तकलीफ तुझे दिखाई देती है, तेरे हाथ पर यह जो चोट लगी है उसका क्या, अपना भी तो ध्यान रखा कर। मैं अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ जो एक दिन का खाना ना बना सकूं, और फिर रामू तो है ही मेरी मदद करने के लिए। तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद जब ब्रजेश घर आया तो घर के अंदर आने के साथ ही वो दौड़कर किचन में चला गया। फिर अपनी माँ को देखकर खुशी से बोल पड़ा, अरे माँ आज आप खाना बना रही हैं? खाने की खुशबू से ही मैं समझ गया था, इसलिए सीधा किचन में आया हूँ। वैसे दो दो बहुएं होने के बाद आप किचन में क्या कर रही हैं? तब ब्रजेश की माँ बोली, बस आज मेरी इच्छा हुई तुम बच्चों को अपने हाथों का बनाकर कुछ खिलाऊं। निर्मला और नैना भी आ गईं और बोली, वाह माँ जी आपके खाने की खुशबू ने तो पूरे घर को महका रखा है, अब तो हम लोगों से रहा नहीं जा रहा, इसलिए हम लोग जल्दी से यहाँ आ गए हैं। ब्रजेश हंसता हुआ बोला, वाह देखा माँ, आपकी बहुओं ने भी मान लिया कि आपके हाथ में जादू है,
आपके खाने की खुशबू से यह कमरे से निकलकर किचन तक आ गई हैं। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। घर में एक बार फिर खुशियों की बारिश होने लगी। अगले दिन नैना के पिताजी नैना के घर आए और ब्रजेश से बोले, नैना को भाई हुआ है। 4 दिन पहले ही शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया है। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो क्या मैं नैना को घर लेकर जा सकता हूँ? उसकी दादी और माँ उसे बहुत याद कर रही हैं। ब्रजेश बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर उसे भी तो अपने भाई को देखने का हक है। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? अब ब्रजेश की माँ बोली, बिल्कुल सही कह रहा है तो बेटा, नैना को हम जरूर आपके साथ भेजेंगे, लेकिन यहाँ भी निर्मला माँ बनने वाली है, इसलिए इसे ज़्यादा दिनों तक अपने पास मत रखिएगा, कुछ दिनों में ही वापस भेज दीजिएगा। अब नैना के पिताजी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कुछ दिनों में ही उसे वापस भेज दूंगा। नैना निर्मला को लेकर डॉक्टर के पास गई हुई थी। घर आकर जब उसने अपने पिताजी को देखा तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जब उसे पता चला कि उसे भाई हुआ है और ब्रजेश और उसकी सास ने उसे यहाँ से मायके जाने की इजाज़त दे दी है, तब तो वह यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसकी सास बोली, अब तो यहाँ खड़ी खड़ी खुश होती रहेगी नैना, या जाने की भी तैयारी करेगी? जाकर जल्दी से जाने की तैयारी कर ले। नैना बोली, जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ, और कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे ब्रजेश भी आ गया और उससे बोला, आपको तो मायके जाने की बड़ी खुशी हो रही है नैना, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि आपके बगैर मैं कैसे रहूँगा? नैना बोली, आप भी हमारे साथ चलिए, कुछ दिनों में तो मुझे वापस आना ही है। ब्रजेश बोला, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, यहाँ भी बहुत काम है मुझे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। नैना बोली, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको छोड़कर जाने में, आप अपना ख्याल रखिएगा और ये दवाइयाँ लेते रहना। ब्रजेश बोला, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा नैना, मैं जल्दी आ जाऊँगा तुम्हें लेने। नैना बोली, हाँ हाँ ठीक है, आ जाना, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि मैं सबसे ठीक से मिल ही ना पाऊँ। ब्रजेश मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, 1 हफ्ते बाद आऊँगा, तब तो ठीक रहेगा ना? नैना बोली, सिर्फ 1 हफ्ते? यह तो बहुत कम है, कम से कम 2 हफ्ते तो मुझे रहने दीजिए, मुझे अपनी सहेलियों से भी तो मिलना है। ब्रजेश बोला, ठीक है, आप जैसा कहें, मैंने तो पहले ही कहा था आपकी खुशी ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तभी उसकी सास की आवाज़ आई, नैना जल्दी कर, जाने में देर हो जाएगी। नैना बोली, हाँ माँ जी आई, और यह कहकर नैना जैसे ही जाने के लिए बढ़ी, ब्रजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है नैना, एक बार ठीक से गले तो मिलते जाइए। कहकर उसने नैना के जो गले से लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोला, अपना ख्याल रखना नैना, मायके जाकर मुझे भूल मत जाना। नैना की आंखें भर आईं, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ जी, आप भी अपना ख्याल रखना, चलती हूँ मैं। नैना ब्रजेश के साथ नीचे आ रही थी और सबसे विदा लेती है आकर, और ब्रजेश उसे स्टेशन पर छोड़ने जाता है। जब रेलगाड़ी चलने लगती है तो दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाकर विदा लेते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। ट्रेन तेज गति से जो चल रही थी और ब्रजेश की आंखों में नैना जो ओझल होती जा रही थी। भारी कदमों से ब्रजेश घर की ओर चला जाता है। उधर नैना घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। अपनी दादी और माँ और छोटे भाई से मिलकर उसे बहुत खुशी होती है। उसे खुश देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दादी नैना के सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोली, बेटा तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू ससुराल में बहुत खुश है। लड़की वालों के लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होती। उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश और सुरक्षित भी है, यह बहुत खुशी की बात है। नैना बोली, दादी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे वहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। नैना बोली, जब अपने छोटे भाई को गोद में लेकर बैठती हूँ ना, तब उसकी माँ शकुंतला उससे कहती है, नैना अभी अभी तूने बाहर माँ जी से कहा कि तू बहू वहाँ बहुत खुश है, यह सच है ना? क्योंकि जिस तरह से तेरी शादी हुई थी और ब्रजेश जी का व्यवहार जिस प्रकार यहाँ दिखा था, उससे तो ऐसा लगता था कि तू वहाँ खुश नहीं होगी। नैना बोली, माँ जब मेरी शादी हुई थी तब शुरू के दिनों में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी वहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ ठीक होता गया। ब्रजेश भी बिल्कुल बदल गए हैं।
माँ जी का स्वभाव भी बदल गया है। अब वहाँ पर सब मुझे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं माँ। शकुंतला नैना के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, हमारी नैना है ही इतनी प्यारी, उसे सबको प्यार हो जाए। चल, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई तू वहाँ पर खुश है, वरना मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। तेरे पिताजी भी बहुत चिंता में रहते थे, माँ जी भी तेरी चिंता करती रहती थी। हम सब यहाँ बहुत परेशान रहते थे तुझे लेकर कि पता नहीं वहाँ तेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा, लेकिन तूने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया और इस वक्त तू खुश है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नैना बोली, माँ देखिए, इस शैतान छोटू ने मुझे गीला कर दिया, अब आप इसे संभालिए। शकुंतला बोली, अच्छा, तेरी आदत पड़ जाएगी बच्चे को संभालने की। जब तुझे बच्चा होगा तो परेशानी नहीं होगी, छोटे भाई को संभालते संभालते तू सीख जाएगी। नैना शर्माती हुई बोली, क्या माँ, आप भी कुछ भी बोला करती हैं। शकुंतला बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तू भी जल्दी से खुशखबरी सुना दे तो मजा आ जाएगा। नैना बोली, अच्छा, वह तो जब सुनाना होगा तब सुना ही दूंगी, लेकिन आप यह बताइए मेरी सहेली मोना कैसी है? आपसे मिलने तो आती होगी ना, या उसकी भी शादी हो गई? शकुंतला बोली, मोना पता नहीं है मुझे उसके बारे में, और तू भी अभी अभी आई है क्या? सारी सहेलियों की लिस्ट लेकर बैठ गई? अभी तू आराम कर, कल बात करेंगे। शकुंतला सोचने लगी, मोना नैना की पक्की सहेली थी, कैसे बताऊं उसके बारे में नैना को। अगले दिन नैना दादी से बोली, दादी मैं मोना से मिलकर आती हूँ, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। दादी गुस्से में बोली, खबरदार नैना, जो एक कदम भी बाहर निकाला तो चुपचाप अपने कमरे में जा। उस लड़की का नाम लेना भी पाप है, इस गांव में अब उसका नाम कोई नहीं ले सकता, इसलिए आज के बाद तू भी उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगी। नैना हैरानी से बोली, क्या मतलब दादी, यह आप क्या कह रही हैं? मोना ने ऐसा क्या कर दिया? दादी बोली, अपने माँ बाप का नाम खराब किया है उसने, पूरे गांव का नाम खराब कर दिया उसने। अच्छा, और जो बात अधूरी छोड़कर दादी चुप हो गई। नैना आश्चर्य से कभी दादी की ओर कभी शकुंतला की ओर देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शकुंतला से कहा, क्या बात है माँ, क्या हुआ, मुझे सच सच बताइए। शकुंतला डरते डरते बोली, तू कमरे में आ, फिर बात करते हैं, यहाँ बात नहीं कर सकते। कमरे के अंदर जाते ही नैना परेशान होती हुई बोली, क्या बात है माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दादी ऐसा क्यों कह रही थी कि मोना ने ऐसा क्या कर दिया? तब शकुंतला गंभीर होकर बोली, वही जो उसे नहीं करना चाहिए था। नैना उतावली होती हुई बोली, क्या नहीं करना चाहिए था माँ, क्या किया था उसने, बताइए मुझे। शकुंतला उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाती हुई बोली, नैना, मोना ने प्यार किया था, वह भी किसी दूसरी जाति के लड़के से, और तुझे तो पता है इस गांव में प्यार करना, वो भी दूसरी जाति के लड़के से, कितना बड़ा अपराध माना जाता है। तेरे जाने के बाद मोना कभी कभी मेरे पास आया करती थी, बातों बातों में उसने मुझे एक दिन बताया वह एक लड़के से प्यार करती है, वह लड़का निम्न जाति का है। मैंने उसे समझाया था, तुम इस रास्ते पर मत चलो मोना, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ आग ही आग मिलेगी, और इस आग में तुम दोनों जल जाओगे। हमारे गांव में इस तरह की शादी किसी भी हाल में संभव नहीं है, ना तुम्हारे घर वाले मानेंगे और ना गांव वाले। तुम दोनों के घर वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या हो। मैंने तो बेटा उसे बहुत समझाया, लेकिन जिस दिल में प्यार बस गया हो वह कहाँ सुनता है किसी की भी। उसने भी वैसा ही किया, मेरे लाख समझाने के बाद भी उसने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, प्यार के रास्ते में वो बहुत दूर निकल गई। इस तरह की बातें कब तक छुपी रहती हैं, एक ना एक दिन तो सामने आती ही हैं। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी, अंधेरा होने में थोड़ा वक्त था, मैं खिड़कियां बंद कर रही थी, तभी मोना दौड़ती हुई यहाँ आई और मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मोना? उसके चेहरे पर डर का भाव था। उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे आज हम दोनों को किसी ने देख लिया है। आज जब हम दोनों एक साथ थे तो अचानक हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है, और फिर वह हमारा पीछा करने लगा। बड़ी मुश्किल से भागते हुए मैं आपके पास आई हूँ काकी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर घर में किसी को पता लग गया तो आप जानती हैं ना क्या होगा। मैंने कहा कि मोना, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तू इस रास्ते पर आगे मत बढ़ो, लेकिन तुम्हें कोई मानी ही नहीं। अब जो सामने आएगा उसका सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा।
भगवान से जो प्रार्थना करो कि जिसने भी तुम्हें देखा है वह तुम्हारे घर वालों को यह बात न बताए। और अभी भी वक्त है, तुम आज ही और अभी से इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करो, वरना इसका अंजाम तुम जानती हो क्या होगा। हमारे यहाँ लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वह किसी से प्यार करें और उसे अपना जीवन साथी चुने। यहाँ तो माँ बाप ही जीवन साथी चुनते हैं, और वह जिसे भी चुनते हैं, जैसा भी चुनते हैं, हमें स्वीकार करना पड़ता है। अगर किसी को प्यार हो भी जाए तो कदम पीछे लेने पड़ते हैं। तुमने देखा है ना नैना को, फिर क्यों नहीं समझ पा रही मोना तुम? अभी हम बातें ही कर रहे थे, तभी दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। शायद 2-4 लोग एक साथ दरवाजे के बाहर खड़े थे। मोना ने मुझे कसकर पकड़ लिया, और माँ जी को तो तुम जानती हो नैना, उन्होंने जाकर फौरन दरवाजा खोल दिया और बता दिया कि मोना यहीं पर है। फिर क्या था, वो लोग मोना को घसीटते हुए यहाँ से लेकर गए। उसके कुछ दिनों तक मोना का मुझे कुछ पता नहीं चला। शायद उसके घर वालों ने उसे कैद करके रखा था। उस लड़के को भी मोना के घर वालों ने काफी मारा पीटा और उसे गांव से निकलने की धमकी दे दी। उसने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। नैना कहने लगी, ये कैसा समाज है माँ, ये कैसे नियम कायदे हैं। एक तरफ तो हम यहाँ राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ ये प्रेम का अधिकार ही नहीं है। क्या इतना बुरा होता है प्रेम? किसको किसके साथ जिंदगी बितानी है, क्या ये उनका फैसला नहीं होना चाहिए? माना कि हो सकता है कभी कभी इसमें बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएं, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो फिर इतना विरोध क्यों? क्या धर्म जाति हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम अपने बच्चों की खुशियों की कुर्बानी दे डालते हैं? शकुंतला बोली, नैना अभी हमारा समाज इतना ऊपर नहीं उठा है कि इस तरह के रिश्ते को स्वीकार कर लें। अभी माता पिता अपने बच्चों का विवाह का अधिकार नहीं दे सकते, उसमें वक्त लगेगा। हो सकता है आने वाले कल में लोग अपने जीवन का फैसला खुद कर सकें, लेकिन अभी तो यह संभव नहीं है। हमें समाज में रहना होता है, इसलिए हमें समाज के नियम भी मानने पड़ते हैं। तुमने भी तो प्यार किया था शरद से, क्या हुआ? तुम्हें भी तो अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी थी अपने पिता की खातिर, इसलिए अभी इतना सब आसान नहीं है। यह सब काश यह बात मोना समझ पाती। नैना बोली, फिर क्या हुआ मोना कहाँ है अभी? क्या उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी? शकुंतला खामोश रही। उसे खामोश देखकर नैना विचलित होकर उसके कंधे को झकझोरते हुए बोली, क्या हुआ था माँ? आप बोलती कुछ नहीं है, कुछ तो बोलिए, कहाँ है मोना?